नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम एडिक्शन पर। ऑल डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में। दोस्तों, इस टॉपिक से या फिर ये कहें कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन अर्थात राष्ट्रीय महिला आयोग से संबंधित क्वेश्चंस आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। यूपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, ऑल अदर स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम में इससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो दोस्तों, महिलाओं को उनके अधिकारों से अवगत कराने और उनसे संबंधित समस्याओं के निवारण के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। तो चलिए जानते हैं और विस्तार से चर्चा करते हैं अब राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं आयोग का गठन कब किया गया था। तो 31 जनवरी सन 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 3 के तहत केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था। यदि प्रावधान देखें दोस्तों, तो सांविधिक, वैधानिक या विधिक निकाय के रूप में इसका गठन किया गया था। यदि प्रकृति की बात करें दोस्तों, तो सलाहकारी निकाय के रूप में इसका गठन किया गया था। अब सांविधिक, वैधानिक या विधिक निकाय किसे कहते हैं दोस्तों? तो सांविधिक निकाय वह निकाय होता है जिसे संसद के अधिनियम या राज्य विधान द्वारा गठित किया जाता है, जिसकी स्थापना कुछ विशेष कार्यों को करने के लिए एक निकाय के रूप में की जाती है। अब बात करते हैं आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। कार्यकाल देखें किसका, आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का, तो 3 वर्ष या 65 वर्ष, अर्थात जो भी पेल हो। कहा जा सकता है कि 65 वर्ष से अधिक आयु नहीं होना चाहिए और 3 वर्ष से अधिक का कार्यकाल नहीं होना चाहिए। किसका? अध्यक्ष और सदस्यों का, आयोग के। नियुक्ति की बात करें दोस्तों अध्यक्ष और सदस्यों की, तो केंद्र सरकार द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। अब बात करते हैं आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष का वेतन भत्ते और सेवा शर्तों की। तो ये भी दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती हैं, आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते और सेवा शर्तें। अब देखते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के क्या उद्देश्य होते हैं। महिलाओं से संबंधित मुद्दों को जागरूकता प्रदान करना, महिलाओं के अधिकारों का प्रतिनिधित्व करना और उनसे संबंधित समस्याओं का निपटारा करना, महिलाओं से संबंधित विधायी सुझावों की सिफारिश करना, महिलाओं से संबंधित संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा को सुनिश्चित करना राष्ट्रीय महिला आयोग का उद्देश्य होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं आयोग की संरचना की। दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस एग्जाम में फ्रेम होते हैं। तो इसमें आयोग की संरचना में कौन कौन होता है? तो एक अध्यक्ष होता है और 5 अन्य सदस्य होते हैं, अर्थात कुल 6 सदस्यों की ये संरचना होती है आयोग की। अब अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? तो जिसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त हो और जिसने महिलाओं के विकास के हित में महत्वपूर्ण कार्य किए हों, वह अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया जाता है। और सदस्य कौन होता है? जिसे राज्य मंत्री स्तर का दर्जा प्राप्त हो और विधि, महिला संगठन, स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्र आदि का अनुभव हो, तभी वह सदस्य के पद पर नियुक्त किया जाएगा। यदि बात करते हैं नोट की, तो आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को समाजशास्त्री, कानून से संबंधित जानकार, श्रमिक संगठन, औद्योगिक प्रबंधन और प्रशासन, सामाजिक आर्थिक विषयों का ज्ञान और संबंधित क्षेत्रों का अनुभव होना चाहिए। कहने का ये तात्पर्य है दोस्तों, इन सभी क्षेत्रों का यदि उसको अनुभव हो, किसको? अध्यक्ष और सदस्यों को, तो वह उस पद पर नियुक्त किया जा सकता है। बात करते हैं सचिव की, तो आयोग की संरचना में एक सचिव भी होता है, लेकिन वह आयोग के सदस्यों में गिना नहीं जाता है। अब सचिव कौन होता है दोस्तों? तो केंद्र सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट सचिव होता है, जो कि प्रबंधन, संगठनात्मक संरचना, सामाजिक आंदोलन के क्षेत्र में विशेषज्ञ रहा हो, या भारत सरकार के सचिव रैंक का अधिकारी हो, या फिर ये कह सकते हैं अखिल भारतीय सेवा का सदस्य हो। बात करते हैं महत्वपूर्ण नोट की, तो 5 सदस्यों में से एक व्यक्ति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना चाहिए, अर्थात एसटी एसटी का सदस्य होना चाहिए। दोस्तों, इन जो 5 सदस्यों में से एक किसका होना चाहिए? एसटी का, और एक किसका होना चाहिए? एससी का। इन 5 सदस्यों में से एक एससी का या एसटी का सदस्य होना अनिवार्य है। अब बात करते हैं आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का त्यागपत्र किसको दिया जाता है या इनको कैसे हटाया जाता है। तो केंद्र सरकार के द्वारा इनको हटाया जाता है और त्यागपत्र भी केंद्र सरकार को दिया जाता है, लेकिन हटाने के आधार होते हैं दोस्तों। मानसिक या दिवालिया, नैतिकता का उल्लंघन करने पर, केंद्र सरकार द्वारा दिए गए कार्यों को करने से इनकार करने पर, मतलब मना करने पर, लगातार 3 बैठकों में, अधिवेशन की 3 बैठकों में अनुपस्थित होने पर इनको हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। या फिर ये भी कह सकते हैं
कि केंद्र सरकार को ऐसा लगे कि आयोग के अध्यक्ष और सदस्य लोकहित के विषय में काम नहीं कर रहे हैं, तब केंद्र सरकार इनको हटा सकती है। किनको? आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को। दोस्तों अब बात करते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग कितनी शाखाओं के तहत काम करता है। तो दोस्तों 5 शाखाओं के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग काम करता है। ये कौन कौन सी शाखा है दोस्तों? एक है वैधानिक शाखा, लोक संबद्ध शाखा, उत्तर भारत शाखा, आदिवासी भारतीय शाखा और शिकायत एवं जांच शाखा। अब जानते हैं एक एक करके इन शाखाओं के क्या क्या काम होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वैधानिक शाखा की। तो दोस्तों यह शाखा वैधानिक सहायता प्रदान करती है, दंड के संबंध में परामर्श देती है, अर्थात ये कह सकते हैं कानूनी सहायता प्रदान करने का काम वैधानिक शाखा का होता है। लोक संबद्ध शाखा की बात करें तो महिला से संबंधित अनुसंधान को प्रोत्साहन देने का काम लोक संबद्ध शाखा करती है, ज्ञान को प्रोत्साहन देना महिलाओं से संबंधित। उत्तर भारत शाखा की बात करें दोस्तों तो उत्तरी भारतीय राज्यों की महिलाओं को होने वाली समस्याओं के निदान के लिए इस शाखा का निर्माण किया गया था या स्थापना की गई थी। तो उत्तर भारत के राज्यों से प्राप्त शिकायतों के संबंध में जांच करना, उत्तर भारत की महिलाओं से संबंधित मामलों में स्वतः संज्ञान लेना, मतलब खुद से जांच करना, किसी के कहने पे नहीं। अब दोस्तों उत्तर भारत के राज्य कौन कौन से हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, ये उत्तर भारत राज्य हैं जिन्हें हम 7 सिस्टर्स भी कहते हैं। लेकिन दोस्तों 7 सिस्टर्स में याद रखना सिक्किम नहीं आता है। नेक्स्ट बात करते हैं आदिवासी भारतीय शाखा। 2008 से महिला आयोग को आदिवासी भारतीयों के साथ विवाह संबंधी विवादों के संबंध में समुद्र पारीय भारतीय के साथ नोडल एजेंसी बना दिया गया। दोस्तों कहने का ये मतलब है कि जो आदिवासी भारतीय शाखा है, जो भारत में निवास नहीं करते हैं, यदि वह किसी भारत की महिला या लड़की से विवाह करते हैं, यदि उनके बीच में कोई विवाद होता है तो उससे संबंधित विवाद को सुलझाने के लिए आदिवासी भारतीय शाखा है जो कि जिसे नोडल एजेंसी बना दिया गया, अर्थात यह राष्ट्रीय महिला आयोग के अधीनस्थ रहकर काम करेगी। कौन? आदिवासी भारतीय शाखा। अब बात करते हैं शिकायत एवं जांच शाखा की। तो घरेलू हिंसा, उत्पीड़न, दहेज प्रताड़ना, उनको अकेला छोड़ना, किनको? महिलाओं को। FIR दर्ज नहीं करना पुलिस द्वारा किसी भी महिला से संबंधित मामले में, अमानवीय व्यवहार करना, यौन उत्पीड़न जैसे मामलों की शिकायत करना इत्यादि। इनसे संबंधित मामलों की शिकायत एवं जांच कौन करता है? शिकायत एवं जांच शाखा। ये भी राष्ट्रीय महिला आयोग के अधीनस्थ कार्य करती है। अब देखते हैं वार्षिक प्रतिवेदन रिपोर्ट। आयोग वार्षिक रिपोर्ट को केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करता है। उसके बाद केंद्र सरकार इस वार्षिक रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करती। कहने का यह तात्पर्य महिलाओं से जितने भी संबंधित मामले हैं वह आयोग एक वार्षिक रिपोर्ट के तहत केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करता है। उसके बाद केंद्र सरकार इस वार्षिक रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के पटल पर प्रस्तुत करती है। नोट क्या कहता है दोस्तों? राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम में कुल 5 अध्याय है। दोस्तों यहाँ पर अधिनियम अर्थात एक्ट की बात की गई है, आयोग की नहीं। तो इसमें कुल कितने अध्याय होते हैं? तो दोस्तों 5 अध्याय होते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम में। अब चर्चा करते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के क्या कार्य होते हैं। तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 10 में वर्णित हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य। तो महिलाओं के कल्याण से संबंधित संविधान के अंतर्गत वर्णित प्रावधानों, कानूनों से संबंधित मामलों की जांच पड़ताल करने का काम किसका होता है? राष्ट्रीय महिला आयोग का। राज्य सरकार की अनुमति लेकर उपचार गृह, कारावास, जेल गृह एवं का निरीक्षण करना और उनको सुझाव देना। किसकी अनुमति से दोस्तों? राज्य सरकार की अनुमति से। महिलाओं के अधिकारों से संबंधित यदि कोई मामला है और वो न्यायालय में है तो उस मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार भी राष्ट्रीय महिला आयोग को है। संघ और राज्यों की महिलाओं के विकास कार्य, प्रगति का मूल्यांकन करना किसका काम है? राष्ट्रीय महिला आयोग का। महिलाओं से संबंधित शोध, अनुसंधान, जागरूकता के संबंध में लोगों को अवगत कराना, उनका प्रचार प्रसार करना, अर्थात महिलाओं से संबंधित जितने भी कार्य हों, ज्ञान के बारे में जागरूकता प्रदान करना किसका काम होता है? राष्ट्रीय महिला आयोग का। दोस्तों अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट की, और क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाएंगे एग्जाम में कि आयोग संबंधी नियम निर्माण कौन करता है? तो केंद्र सरकार करेगी आयोग से संबंधित नियम निर्माण। यदि बात करें आयोग के अधिकारी और कर्मचारी लोक सेवक समझे जाएंगे। दोस्तों ये क्वेश्चंस अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है कि आयोग के कर्मचारी अधिकारी क्या कहलाते हैं? तो लोक सेवक कहलाते हैं। आयोग के पास सिविल न्यायालय की शक्ति, ये क्वेश्चन भी फ्रेम होता है, और दांडिक मामलों की नहीं होती है। आयोग का अनुदान किसके द्वारा दिया जाता है? तो केंद्र सरकार के द्वारा आयोग का अनुदान दिया जाता है।
खर्चों की बात करें तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात केग, इसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं, एक अलग से टॉपिक है इसका पूरा दोस्तों। प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो जयंती पटनायक महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष हैं। दूसरी कौन है? मोहिनी गिरी। सबसे अधिक समय के लिए अध्यक्ष रही हैं गिरिजा व्यास 2005 से 11 तक दोस्तों। अब बात करते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के अब तक अध्यक्ष कौन कौन रह चुके हैं। तो जयंती पटनायक 1992 से 95, डॉक्टर मोहिनी गिरी 1995 से 98, विभा पार्थ सारथी 1999 से 2002, डॉक्टर पूर्णिमा आडवाणी 99 से 2005, डॉक्टर गिरिजा व्यास 2005 से 2008, डॉक्टर गिरिजा व्यास 2008 से 11। इनका कार्यकाल सबसे अधिक रहा है गिरिजा व्यास का। ममता शर्मा की बात करें तो 2011 से 2014 तक कार्यरत थी ये। ललिता कुमार मंगलम 2014 से 17, रेखा शर्मा 2018 से 21 और फिर रेखा शर्मा 2021। वर्तमान में दोस्तों रेखा शर्मा ही अध्यक्ष पद पर नियुक्त हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के। इनका कार्यकाल अगस्त 2021 से बढ़ा दिया गया है दोस्तों। अगस्त 2021 से इनका कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। किसका? रेखा शर्मा का। अब महिलाओं के हित से संबंधित कानूनी प्रावधान देख लेते हैं। तो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, बाल यौन अपराध संरक्षण पॉक्सो एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड सेक्सुअल ऑफेंस 2012, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013। इसके अलावा दोस्तों आईपीसी 1860 धारा 498A पति द्वारा महिला के साथ क्रूरता या हिंसा चोट पहुंचाना, इस संबंध में या इस मामले में 3 वर्ष का जुर्माना और कारावास हो सकता है। दहेज निषेध अधिनियम 1961, पीएनडीटी एक्ट 1994, गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994। दोस्तों यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में समझ गए होंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।